बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि राना शमीम ने हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट अखबार का तराशा शेयर करते हुए लिखा, नए इंकशाफात ने फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित किया है। साबित हो गया कि ये माफिया की तरह अदालतों और इदारों को ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखते हैं। राना शमीम ने हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट सामने आया। अखबार का तराशा शेयर करते हुए लिखा, नए इंकशाफात ने फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित किया है। साबित हो गया ये माफिया की तरह अदालतों और इदारों को ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखते हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, ट्वीट किया गया है वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से। राना शमीम ने हलफनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। ये सब कुछ लिखा गया है। अखबार का तराशा शेयर करते हुए लिखा, नए इंकशाफात ने फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित किया है। साबित हो गया कि ये माफिया की तरह अदालतों और इदारों को ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल, ये एक अहम मामला जिसके ऊपर अपडेट ये है कि राना शमीम ने हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का इस हवाले से ट्वीट, उनका कहना है कि अखबार का तराशा शेयर करते हुए लिखा, नए इंकशाफात ने फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित किया है। साबित हो गया ये माफिया की तरह अदालतों और इदारों को ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखते हैं। राना शमीम का हल्फनामा नवाज शरीफ ने तहरीर करवाया होगा। उन्होंने हमेशा इदारों पर हमला किया है। फारूक हबीब कहते हैं कि नवाज शरीफ कल नहीं आज वापस आए, वो मुजरिम है। राना शमीम का भी जो हलफनामा है ये इन्होंने खुद ही तहरीर किया होगा, उससे तो इन्होंने दस्तखत करवाए होंगे सामने बिठा के, क्योंकि जो लोग जिनको इन्होंने जाती तौर के ऊपर नवाजा हो वो लोग फिर कैसे इनको ना कर सकते हैं। यही तो वजह है कि इन्होंने इदारों को, निज़ाम को, सिस्टम को, सबको मफलूज किया हुआ था। BMW देना, ब्रीफ केसेस देना, ये टेलीफोनों के ऊपर फैसले डिक्टेट कराना किसको कितने साल सजाएं देनी है। ये शरीफ खानदान की सारी जिंदगी सियासत इसी बेस के ऊपर रही है। यही वजह है कि इनको सिसिलियन माफिया कहा गया था। नवाज शरीफ जो है वो कल ना आए, आज आए पाकिस्तान। अदालतों ने उनको मफरूर इश्तिहारी करार दिया हुआ है, उनको सजा हुई है। अपने नाजरीन को बताएं कि रिटायर्ड जज राना शमीम ने नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके रूबरू न सिर्फ ओहदे का हलफ उठाया बल्कि हलफनामे पर दस्तखत भी किए हैं। नोटरी में ये इंकशाफात सामने आए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं अहमद हसन राना। आप साहबजादे हैं राना शमीम साहब के। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। कहिएगा इन तमाम तर इंकशाफात पर आप क्या कहेंगे, क्या आपका मौक़िफ़ है? सबसे पहले बता दूँ, ये बड़े एजाज़ की बात है मेरे लिए कि मेरा नाम मोहम्मद शमीम साहब का बेटा हूँ, लेकिन मेरी एक अपनी पहचान भी है। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी हूँ। तो अगर आप मुझे रेफ़र करेंगी एज अहमद हसन राना, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो आई वुड अप्रिशिएट। थैंक यू वेरी मच। जी ओके सर। सर अब ये जो खबर सामने आई है इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि इस हवाले से फवाद चौधरी ने भी बात की है और फारूक हबीब साहब ने भी बात की है। जी सर, क्या ऐड ऑन करेंगे? फारूक हबीब साहब के सवालों जो उन्होंने बातें की उसका जवाब दे दूँ कि फारूक हबीब साहब अपना नेटवर्थ चेक कर लें और मेरा नेटवर्थ चेक कर लें FBR से। अगर वो मुझे खरीद सकते हैं या मेरे बाप को खरीद सकते हैं तो आ जाए, मैं शायद उन्हें खरीद सकता हूँ। सर, तो ये बातें छोड़ दें। सर आप ये चैलेंज कर रहे हैं? सर आप ये उनको चैलेंज कर रहे हैं? जी चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे खरीद के दिखा दें, मैं उनको खरीद सकता हूँ। चले मैं ये बोल देता हूँ, मेरी नेटवर्थ उनसे ज़्यादा होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और सेकेंडली उन्होंने बात की कि नवाज शरीफ साहब यहाँ से एब्सकॉन्डर है। नवाज शरीफ साहब यहाँ से कोई एब्सकॉन्डर नहीं है, ये टोपी ड्रामा है इनका, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं वकील हूँ, कोर्ट में केस लगा, नवाज शरीफ साहब बीमार हुए। एक इंसान है, वो बीमार भी हो सकता है, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। उनको डॉक्टर्स के पास लेके गए, गवर्नमेंट PTI की थी, मेडिकल बोर्ड PTI ने कॉन्स्टिट्यूट किया। कोर्ट्स में जो रिपोर्ट सबमिट हुई वो PTI की गवर्नमेंट ने सबमिट की। और वहाँ चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने ये सवाल भी किया था इनसे कि आप में से कोई गारंटी देता है कि नवाज शरीफ साहब 2 दिन जिंदा रह जाएंगे? तो आगे से मुझे जवाब दिया नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई लॉ है कि जो रोक सकता है नवाज शरीफ साहब को, अगर वो क्या मैंने इंग्लैंड में अपने आप को ट्रीट करना है या आप क्या मैंने अपने आप को इंग्लैंड में इस डॉक्टर से ट्रीट कराना है, तो कोई लॉ है जो आपको रोक सके? नहीं जी, कोई लॉ नहीं है। सर अगर हम बात करें फवाद चौधरी के ट्वीट का, जी पूरी बात सुन लें जी, पूरी बात सुनने क्या, सब्र रखा करें, पेशेंस इज वर्च्यू। जी अब बात पूरी सुने। वो यहाँ से गवर्नमेंट की अप्रूवल से गए हैं या तो फिर इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है गवर्नमेंट के साथ, PML नून वालों की, ऐसे तो वो नहीं जा सकते। और ये जो टोपी ड्रामा लगाया है इन्होंने कि हम इन्हें वहां से पकड़ के ले आएंगे, ये नहीं ला सकते क्योंकि वहां कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन नहीं है। अल्ताफ हुसैन को अभी तक कोई ले आए, आमिर फारूक साहब। सर
बिल्कुल इस बात का जवाब दे दीजिएगा कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है, अखबार का तराशा शेयर करते हुए लिखा है कि नए इंकशाफात ने फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित किया है। सर इस पर क्या कहेंगे सर आप? इस पर मैं ये कहूँगा कि इनको कहा जाता है फवाद चौधरी साहब को लोटा, इसको इंग्लिश में उसकी इंटरप्रिटेशन मैं कर दूं, लोटा जरा अच्छा नहीं लगता इंग्लिश में। सर अगर फैक्ट्स के ऊपर जी उन्होंने भी बड़ी बातें की, सबर करें। लोटे को इंग्लिश में कहते हैं पर्सन हु फ्रीक्वेंटली चेंजेस हिज पार्टी फॉर हिज वेस्टेड इंटरेस्ट। इनका पोर्टफोलियो क्या रहा है? ये पहले PMLQ में थे जो किंग मेकर्स की पार्टी थी, फिर इन्होंने कहा नहीं जी, किंग मेकर्स को छोड़ के इन्होंने कहा मैं गरीबों की पार्टी ज्वाइन करूंगा, पीपल्स पार्टी, जिसका मंशूर था रोटी कपड़ा मकान। लेकिन फिर उस दौरान इनका नाम वहाँ भी सिक्का नहीं चला, तो ये फिर वकील बन गए, क्योंकि इनके जो चचा मरहूम चौधरी इफ्तिखार साहब मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, जिन्होंने दोस्त में आला मुकाम अता फरमाए। उनकी जब जज बने चीफ जस्टिस तब इन्होंने सिर्फ वकालत की, तो आप समझ जाएं उसके पहले वकालत भी नहीं करते थे, उसके बाद भी वकालत नहीं करते, सिर्फ उस वक्त की जब वो लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। फिर आगे भी सुन लें, इन्होंने जब ये एंकर बने तो इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को ABC नहीं आती पॉलिटिक्स की, जिसको ABC नहीं आती उसी को अब ये अपना लीडर कहते हैं। तो इनकी बात का मैं जवाब दूं, ये तो एक्सेंट्रिक इंसान है। सर ये तो हो गया ना, ये हो गया। मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि जो फवाद चौधरी साहब की जानिब से ट्वीट किया गया है कि राना शमीम ने हलफनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया, इस पर आपका क्या पॉइंट है, ये बता दीजिएगा। इसका ये सवाल तो मेरे वालिद साहब से करें, क्योंकि उन्होंने मुझसे कुछ डिस्कस किया। आई एम सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है सर हमारे साथ मौजूद थे अहमद हसन राना साहबजादे हैं, राना शमीम साहब के अपना मौक़िफ़ दे रहे थे अपना कि फवाद चौधरी साहब की जानिब से ट्वीट किया गया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है, राना शमीम ने हलफनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ये ट्वीट है, अखबार का तराशा शेयर किया है उन्होंने, और नए इंकशाफात उन्होंने सामने वो लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि फिर से शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित हो गया है कि माफिया की तरह अदालतों और इदारों को ब्लैकमेल करने की वो सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल इसी पर गुफ्तगू कर रहे थे अहमद राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। साकिब निसार ने राना शमीम के सामने एक बेगुनाह आदमी को सजा दिलवाई। अगर ये सच है तो इसे राना शमीम नवाज शरीफ के सामने कहें या फिर पूरी दुनिया के सामने, इसमें क्या हर्ज है? राना सनाउल्लाह की समा से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो ये हुकूमत नहीं होगी, जेल में कहाँ से डालेंगे? शमीम के पास अगर ये सच है कि उसकी मौजूदगी में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक ऐसा अमल किया जिसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ को नाहक सजा दी गई, एक बेगुनाह आदमी को जो है वो गुनाहगार ठहराया गया, तो ये सच उसे नवाज शरीफ के सामने कहने या दुनिया के सामने कहने में क्या आर है? मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो ये होंगे ही नहीं, तो ये जेल में कहाँ से डाल देंगे? ये तो अब चंद दिन के मेहमान हैं और इनको मालूम ही नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। आपको बताएं कि राना शमीम ने कहाँ हलफनामा दस्तखत किया, ये कहानी भी सामने आ गई। हस्सान खावर का कहना है कि वोट को इज्जत दो वाली डील की तलाश में है। हस्सान खावर कहते हैं कि नवाज शरीफ को वतन वापस आना है, हुकूमत उनका इंतजार कर रही है, कानून से रियायत मिल जाए तो अलग बात है। ने कहाँ पे एफिडेविट साइन किया था, ये भी आज की कहानी बाहर आ गई। और पहले दिन से हम कह रहे थे कि 3 साल के बाद अचानक उनका जो ज़मीर जागा और सिलेक्टिव मेमोरी काम में आई, ये क्या था, तो वो एजेंडा भी क्लियर हो गया। तो ये इदारों के खिलाफ साजिशें एक हाथ पे करना, फिर डील की उम्मीद में बैठना, फिर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना, ये बातें ठीक नहीं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी का कहना है कि हम चाहते हैं नवाज शरीफ वापस आएँ और जेल जाएँ। अदालतों ने उनको चोर साबित किया है, 3 मरतबा का वज़ीर आज़म इबरत का निशान बना हुआ है। तो चाहते हैं कि वापस आए और जेल में वक्त गुजारे। वो जो बीमारी का जो बहाना करके जो गए थे और वहाँ पे बिल्कुल सेहतमंद हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको आना चाहिए और यहाँ पर जेल में अपना वक्त गुजारना चाहिए। अदालतों ने जो है उनको चोर साबित किया हुआ है। वो शख्स जो चोरी करके यहाँ से खून पसीना कमाई लेकर अपने बच्चों के लिए जो वहाँ पे जो उसने महल जो लिए, जो वहाँ पे जो उसने जो फ्लैट्स लिया, आज उन फ्लैट्स में नहीं रह सकता। पाकिस्तानी उसको वहाँ पे फुटपाथ पे नहीं चलने देते। तो वो इबरत का निशान है जो 3 दफा का वज़ीर आज़म रहा हो, जिसको अल्लाह ने इतनी इज्जत से नवाजा हो। और रद्द अमल भी आया है कि नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। अब तक कोई हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। लीगी रहनुमा बलीगुर रहमान कहते हैं तवक्को करते हैं वो जल्द ही आएंगे। पार्टी की तरफ से और मियां नवाज शरीफ की तरफ से खुद ये इंदिया दिया गया है कि वो इंशाल्लाह जल्द वापस आएंगे। कोई हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया, तो हम तवक्को कर रहे हैं कि वो जल्द जो है वो जल्द ही आए
और इंशाल्लाह इस मुल्क में मैं समझता हूँ कि तब्दीलियों की हवा चल चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में जो PTI अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड समझती थी उसको, वहाँ पे उसको किस तरह उसकी तबीयत साफ़ हुई है। और अब कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से। दिसंबर जा रहा है, बारिशें ला रहा है, सख्त जाड़ा दिखा रहा है। पंजाब के कुछ इलाकों में बादल बरस गए, कराची में बादलों का डेरा है, कई जगहों पर बूंदाबांदी है। आज मुल्क भर में बारिशों का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहेगा। वादी नीलम, मरी, गलियात में बर्फ़ पड़ेगी। पंजाब मंशनाबाद में बूंदें पड़ेंगी। कमालिया में हल्की बारिश हुई। बहावल नगर में भी हल्की बरसात हुई है। लोधरा पर भी जाड़े की पहली बूंदें गिरी हैं। मौसम मजीद सर्द हो गया है। दूसरी जानिब लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 को हद निगाह में बेहतरी के बाद खोल दिया गया है। और कराची वालों तैयारी कर लो, सर्दी आने वाली है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जी जमजम, कराची में कहीं तेज बारिश भी मुतवक्की और सर्दी कब से बढ़ने का इम्कान है, क्या बताना है महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल मारूख, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ से ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे सर्दियां वापस आएंगी ही नहीं, क्योंकि दोपहर में हमें गर्मी सी महसूस हो रही थी। लेकिन एकदम से महकमा मौसमियात ने ये नवीद सुनाई कि सर्दी अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि दिसंबर का आखिरी हफ्ता और जनवरी का जो पहला हफ्ता है वो ज़्यादा सर्द होगा। आपको ये भी बता दूँ कि आज और कल महकमा मौसमियात ने जो है हल्की बारिश की पेशगोई की है। मगरिबी हवाओं का ये सिलसिला जो है कल रात को शहर में दाखिल हुआ है, जिसके बाद से जो है शहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। और अब भी मैं ये बता दूं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अगर मैं मलीर एयरपोर्ट साइड की बात करती हूँ तो वहाँ पर हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी तरह से अगर मैं गुरु मंदिर की बात करूँ तो वहाँ भी इस वक्त बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया है। जबकि अगर मैं डिफेंस कराची DHA की बात करती हूँ, या इस वक्त जैसे मैं फेरियर हॉल के मकाम पर मौजूद हूँ, यहाँ पर इस वक्त जो है वो कभी धूप है तो कभी छाँव है। बादलों की जो है वो आँख मचोली इस वक्त जारी है। लेकिन ये बता दूँ कि 28 दिसंबर से शहर में जो है वो ठंड में मजीद इजाफा होगा, दर्जा हरारत गिर जाएगा, कमी आएगी और 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पारा जा सकता है। इसीलिए मैं आपको भी कहूँगी कि तैयारी पकड़ लें। जैकेट्स वगैरह जो आपने रखने का सोच रही थी वो वापस से निकाल लें और पहन कर जो है वो दफ्तर आया करें, क्योंकि सुबह के वक्त जो है वो सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है जमजम, आप हमें बता रही हैं, कुछ एडवाइसेस भी आपने दिए, यकीनी तौर पे हम उस पर अमल भी करेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। और महकमा मौसमियात कहता है कि कराची में वक्फे से बादलों के बरसने का सिलसिला 28 दिसंबर तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों के अलावा नारान, कागान और गलियात में भी आज बर्फबारी का इम्कान है। कराची में आज रात में कुछ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है या हल्की बारिश, और फिर कल का दिन है। कल का दिन और रात भी कह लें। बलूचिस्तान में तो गुज़श्ता शाम से और रात से चल रही है बारिश। कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है, कहीं पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी हुई है। तो ये सिलसिला 2 दिन का है, 28 तक रहेगा पहाड़ी इलाकों में। इसी तरह से ऊपर पंजाब के भी बेशतर एरियाज में बारिश हो जाएगी, पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। KP के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी, कागान, नारान, गलियात और इसी तरह से स्कर्दू, गिलगित और कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, ज़ियारत में बर्फबारी हो गई। शहरियों की बड़ी तादाद तफरी के लिए ज़ियारत पहुँच गई है। चाय खाने आबाद हो गए हैं। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी और बारिश, जिला ज़ियारत और अतराफ के इलाकों में बर्फ़ पड़ी। सियाहों की बड़ी तादाद तफरी के लिए ज़ियारत पहुँच गई। सरकारी रेस्ट हाउस खोल दिए गए। रास्तों की सफाई के लिए PDM में पहुँच गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारखान 4, कोयटा 2, सिब्बी में अब तक 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। कोहलू, लोरालाई, मस्तूंग और खुशदार में भी बारिश हुई। सर्दी बढ़ी तो चाय खाने भी आबाद हो गए। शहरियों ने सब्ज़ चाय का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सब चाय हम लोगों की आदत भी और रिवाज भी है, और सब चाय न पिए तो गुजारा नहीं कर सकते। गर्माई देते हैं, बदन को ताकत भी देते हैं। चाय फरोश कहते हैं कि इस मौसम में इनका काम अच्छा हो जाता है। दिन में बस 350, 370 ऐसा होता है, बस 370, 380, 350 छनक निकलता है दिन का। महकमे मौसमियात के मुताबिक कलात -2 कोयटा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशेनगोई की गई है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा।
और अभी खबर यह है कि हुकूमत की कड़ी पॉलिसी के बायस नायाब बर्फानी तेंदुओं की तादाद बढ़ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दी, लिखा बर्फानी तेंदुओं की रवां बरस बनाई गई मजीद वीडियोस भी मुझे भिजवाई गई हैं। कुदरती मस्कन में उनकी हिफाजत के हवाले से मेरी हुकूमत की पॉलिसी से उनकी तादाद बढ़ रही है। हुकूमत की कड़ी पॉलिसी के बायस नायाब बर्फानी तेंदुओं की तादाद बढ़ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दी, लिखा बर्फानी तेंदुओं की रवा बरस बनाई गई मजीद वीडियोस मुझे भिजवाई गई हैं। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद के इलाके सुहान में डकैती की वारदात, मोटरसाइकिल सवार डाकू टैक्सी में सवार खवातीन से 14 तोले सोना और नकदी लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आदिल, क्या देखा जा सकता है इस फुटेज में? अभी देखें, इस्लामाबाद के थाना खाना में सुहान का इलाका है, जहां पर मोटरसाइकिल है ये गाड़ी में सवार खवातीन से 14 तोले तलाई जेवरात और नकदी छीन कर फरार होते कामयाब हो गए हैं। माँ, बेटी और कमसन बेटा जो है रावलपिंडी से प्राइवेट टैक्सी बुक करवा कर जो है सुहान अपने घर के करीब पहुंचे हैं। घर के करीब पहुंचते ही गाड़ी से उतरते ही मोटरसाइकिल सवार मुसलमान ने खवातीन को असलहा के नोक पर जरगमाल बनाया। डाकू ने खवातीन को दोबारा गाड़ी में बिठाकर 14 तोले सोना और नकदी जो है ये लूटी है। खाना के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर जो है वो भी मशकूक हरकत जो है करता दिखाई दे रहा था। ताहम शहरी मोहम्मद आरिफ जो है एहलिहाना को लूटा गया है, जिसकी जानिब से थाना खाना में अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त भी दे दी गई है। इसके अलावा भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की वारदातें जो हैं वो जारी हैं। तमाम पुलिस के आला अफसरान तब्दीली के बावजूद भी क्राइम कंट्रोल करने में कोई मुस्बत तब्दीली जो है दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आदिल। केरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब आईईडी धमाका, 3 अफराद जख्मी हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं अहमद नवाज मुगल से। जी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की जो गाड़ी है तहसील कुलाची के इलाका रोडी में जो है रोडी की तरफ जा रही थी और अचानक जो है एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में जो है फयाज, पीर मोहम्मद और अजीजुल्लाह नामी जो एहलकार हैं फोर्सेस के वो जख्मी हुए हैं और मोहम्मद इलियास नामी जो एहलकार है वो जो है इसमें शहीद हो चुका है। पुलिस की भारी नफरी जो है और आर्म पाक फौज की जो नफरी है वो मौके पर रवाना है और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए CMH डेरा इस्माइल खान मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अहम खबर है, पेशावर के नवाही इलाके बडबेर में मुल्जिमान ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये खबरें मौसूल हो रही हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पेशावर का नवाही इलाका है बडबेर, यहाँ पर मुल्जिमान ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल किया है। पुलिस ने कार्रवाई की है, 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। बडबेर में लेन देन तनाज़ा था। बताया जा रहा है कि इस तनाज़े पर फायरिंग की गई है, 2 अफराद को कत्ल किया गया है जबकि फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। और जिक्र करेंगे पाकिस्तान के पहले डिजिटल फ्रॉड का, जिसमें नया मोड़ आ गया है। जालसाज ने पाकिस्तानियों को $1 करोड़ का चूना लगाया। क्रिप्टो एक्सपर्ट ने जालसाज के पर्सनल वॉलेट तक रसाई हासिल कर ली। कहते हैं ऐप बंद करते वक्त वॉलेट में $1 करोड़ मौजूद थे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रहमान खान। हजारों पाकिस्तानी डॉलर्स कमाने के चक्कर में अपना सब कुछ लुटा बैठे। HFC पाक नामी ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप ने लोगों का पैसा हजम करने से पहले उन पर मजीद भरोसा कायम किया ताकि वो अपनी जमा पूंजी मजीद लगा दें और उनका ये तीर निशाने पर लगा। ये यकीन दहानी कराता था कि आप नहीं हारेंगे, अगर आप लॉस कर गए ये सारी अमाउंट तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं सारी। और उसने एतमाद कायम किए थे कि कई दफ़ा जो है ना लोग स्टेज 8 तक गए थे और वो उन्होंने पैसे, जब वो स्टेज 8 भी हारते तो वो पैसे वापस करता, HFC में आ जाते। ये लाखों का मामला नहीं। क्रिप्टो एक्सपर्ट ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि ये स्कैम $1 करोड़ का है। जैसे क्रिप्टो में हर वॉलेट की एक डिटेल्स होती हैं, तो हमने इसका वॉलेट स्कैन करा और उसको गो थ्रू करा तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि इसके वॉलेट में अब तक $1 करोड़ हैं और वो सारी ट्रांजैक्शंस HFC पाक के नेटवर्क से इधर हुई हैं।
जो कि लोगों ने विड्रॉल करा था अपने अकाउंट में, मगर वो उनके अकाउंट तक नहीं पहुंचा, वो इसके पर्सनल वॉलेट में पहुंचा। HFC पाक के फ्रॉडियों ने टेलीग्राम ऐप पर मुख्तलिफ ग्रुप्स बना रखे थे जिसमें लोगों को बिटकॉइन के रेट बढ़ने और कम होने और कितना पैसा लगाना है सब मशवरे दिए जाते थे। सिर्फ HFC पाक नहीं बल्कि HT Fox और रॉयल वर्ल्ड वाइड नामी कंपनीज भी हजारों पाकिस्तानियों के साथ ये ऑनलाइन फ्रॉड कर चुकी हैं। अगस्त से शुरू होने वाली HFC पाक नामी ट्रेडिंग कंपनी ने लोगों को डॉलर्स में 19 दिसंबर तक मुनाफा दिया और उसके बाद कंपनी की और $1 करोड़ लेकर फरार हो गए। FIA ने अब इस तमाम मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 13 साला लड़की को नामालूम मुल्जिमान ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गले में फंदा लगाकर लड़की की जान ले ली गई। अब्बासी शहीद अस्पताल में लेडी MLO के ना होने की वजह से पोस्टमार्टम 4 घंटे ताखीर से हुआ। औरंगी टाउन निशाने हैदर चौक के करीब घर से 13 साला अनुषा की लाश मिली। मकतूला अपने 4 बहन भाइयों के साथ घर पर मौजूद थी। अनुषा के छोटे बहन भाइयों के मुताबिक उन्होंने 2 मुल्जिमान को देखा जो बहन का गला दबा रहे थे। अनुषा की वालिदा का इंतकाल 3 माह कबल हुआ था। वालिद कारपेंटर है और सुबह 10 बजे काम पर जा चुका था। वो मेरे रिश्तेदार है, भांजी है, और जब आया तो देखा उसके गले में दुपट्टा मैंने बांधा हुआ है। ये तो नहीं पता चला कि किसने मारा है। पाकिस्तान बाजार थाना पुलिस के मुताबिक कातिल पैदल फरार हुए हैं, जिससे मालूम होता है कातिल इलाके के ही हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में लेडी MLO की अदम दस्याबी के बायस पोस्टमार्टम 4 घंटे ताखीर से हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती के कोई सबूत नहीं मिले हैं। कैमरामैन कासिम रईस के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शिवा में फौजी चौकी पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में नायक नूर मरजान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वाले 32 साला नायक नूर मरजान का ताल्लुक करम से था। फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से छुट्टी वाले दिन भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। जिला कोरंगी और बस्ती में भारी मशीनरी के साथ कार्रवाई की गई है। मजीद जानते समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। जी अली हफीज, ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है। यहाँ पर KMC की टीम पहुंची है। 2.5 नंबर पर नजदीक कोसगा चुरंगी की तरफ जो सर्विस रोड पर कायम तजावुज़ात थी उनको जो है मिसमार किया गया है। जो कुर्सियां मेज़ें लगी थी उनको हटा दिया गया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर नॉर्थ कराची में डिस्को मोड़ के तरफ भी तजावुज़ की भरमार थी, कुर्सियां थी, मेज़ें थी, उनको भी वहाँ से हटाया गया। ऑपरेशन के दौरान जो है पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। भारी मशीनरी के साथ जो है KMC टीम ऑपरेशन कर रही है। KMC का काम कहना है कि आए रोज यहाँ से इलाकों से शिकायत आती थी तजावुज़ात की, जिसके बाद अब एक्शन किया गया है। छुट्टी के रोज भी KMC की टीम जो है कार्रवाई कर रही है। जराए बताते हैं कि अदालती समाअत है कल, इस हवाले से जो है एक्शन जारी है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। 1 साल और ख़त्म होने को है। तवानाई के शोबे में कोई खातिर खा पेशरफ ना हो सकी। बिजली, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में होश उड़ा देने वाला इजाफा हुआ। गर्दिशी कर्जा भी काबू में आने का नाम नहीं ले रहा। तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान। साल 2021 भी शोबे तवानाई में कोई मुस्बत तब्दीली न ला सका। बिजली लाइन लॉसेज में बेहतरी न लाई जा सकी। गैस ज़खायर में कमी, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई। सबसे पहले जिक्र हो जाए लाइन लॉसेज का। रिकवरीज में और लॉसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आई। पिछले 3 साल से बतदरीज इम्प्रूवमेंट आ रही है। वजीर मौसूफ के दावे के बरक्स 1 साल में लाइन लॉसेज 26.68 से बढ़कर 27.92% हो गए। वसूलियों में 2.25% की मामूली बेहतरी जरूर आई। साल 2021 के दौरान बिजली टैरिफ में फी यूनिट ₹1.68 का इजाफा हुआ। पेट्रोल ₹34.82 और डीजल ₹27.38 फी लीटर महंगा हुआ। जनवरी 2021 में गर्दिशी कर्जे का हजम 2306 अरब रुपए था। जून तक इसमें 26 अरब रुपए की मामूली कमी जरूर हुई। ताहम अब सर्कुलर डेट बढ़कर 2454 अरब तक पहुंच चुका है। माहिरीन तवानाई कहते हैं गर्दिशी कर्जे की वजह माजी के मुआहदे हैं। जब से IPPs आए हैं उस वक्त से शुरू हुआ है। आप उन्हें प्रोडक्शन की गारंटी देते हैं कि इतनी प्रोड्यूस जो आप करेंगे हम लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो हम आपको चार्जेस देंगे। टेक एंड पे के हिसाब से करना चाहिए था कि जितनी में हम आपसे बिजली लेंगे उसके पैसे देंगे। LNG खरीदारी के तवील मुद्दती मुआहदे न होने से आवाम को महंगी दरामदी गैस का बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। पिछली दफा इन्होंने कहा था कि आइंदा साल के बाद शॉर्टेज नहीं होगा, और पिछले साल
12 वेसल्स की ज़रूरत थी और इन्होंने 11 मंगवाए थे। इस वक्त 14 से ज़्यादा की ज़रूरत थी और 10 तक इनके सौदे में और इंतहाई महंगी कीमतों पे हुई। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के अलावा गैस की कीमत में भी फी MMBTU 270 रुपए तक इजाफे की तैयारियां की जा रही हैं। यानी साल 2021 शोबे तवानाई और अवाम दोनों के लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया। कैमरामैन राहील कुरैशी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। पहले बड़ों ने हराया, फिर बच्चों ने काम कर दिखाया। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप में भारत को सख्त मुकाबले के बाद 2 विकेट से शिकस्त दे दी। दुबई में खेले गए मैच में भारतीय टीम 237 रन पर ऑल आउट हो गई। यादेव 50 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जिशान जमीर ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताकुब में मोहम्मद शहजाद ने 82 रन बनाए। आखिरी लम्हात में अहमद खान ने 19 गेंदों पर नॉट आउट 29 रन स्कोर किए। आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को 2 रन दरकार थे कि अहमद खान ने चौका लगाकर जीत ग्रीन शर्ट्स के नाम कर दी। मोहम्मद शहजाद मैन ऑफ द मैच करार पाए। और अब आपको इस्लामाबाद से फरार रब्बानी मिलवा रही हैं आयरन लेडी से। औरत नाजुक, कमजोर, छोटे दिल वाली बिल्कुल नहीं जनाब। बटग्राम से इस्लामाबाद आने वाली नीलोफर ने अपने हाथ से 1107 ईंटें तोड़कर इसका अमली सबूत भी दे दिया। नीलोफर का कहना है वो किसी सरपरस्ती या सरकारी ताउन का इंतजार नहीं करती, जब जो करना होता है कर गुजरती हैं। हमने खुद ही अपने ज़हनों में बिठा लिया है कि हम बहुत कमजोर हैं। ऐसा नहीं है, लोगों को दिखाना था कि इंसान बहुत सख्त है, तकलीफ आ जाती है, मुकाबला कर सकते हो। नीलोफर को देखने वाले न सिर्फ दंग रह गए बल्कि दाद भी खूब दी। जैसे बच्चों की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज आएगा। स्पोर्ट्समैन हमेशा मेहनत करता है, ये इनकी मेहनत है। शहरियों ने बहादुर नीलोफर को उन लोगों के लिए भी मिसाल करार दिया जो काम करने के लिए सहारों और मदद के इंतजार में रहते हैं। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद।